What is Green Revolution in India? In India, the Green Revolution was launched under the guidance of geneticist Dr. M.S. Swaminathan. The Green Revolution was a period that began in 1960s, during which agriculture in India was converted into a modern industrial system by adoption of technology such as the use of high yielding variety seeds, mechanized farm tools, irrigation facilities, pesticides and fertilizers. Primary aim इसका था, the Green Revolution's primary aim was to introduce the high yielding varieties of cereals to alleviate poverty and malnutrition. So high yielding varieties of seeds का प्रोडक्शन ये प्राइमरी एम हुआ करता था. सो ग्रीन रेवोल्यूशन ये है. द ग्रीन रेवोल्यूशन विच विद इन इंडिया लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्पेशली इन हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश. तो जनरली ये तीन मेजर स्टेट्स को ये ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया था, बाकी इससे मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया था. तो ग्रीन रेवोल्यूशन विद इन इंडिया लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्पेशली इन हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश. सही बात है. What are the achievements of Green Revolution? सारी चीज़ अच्छी होंगे इसके. Rise in production and productivity, increase in income increase हो गया, rise in commercial farming, impact on social revolution, use of new technology, high yielding variety seeds, fertilizers, etc. Increase in employment, substantial rise in average. What are the reasons for the failure of Green Revolution? Restricted to limited crops and areas such as two crops, wheat and rice, growing states like Punjab, Haryana, UP और आंध्र प्रदेश, और partial removal of poverty, neglected land reforms, increase in income disparity between the small and big farmers और ecological degradation. तो देखो कुछ रीजंस थे जिसके कारण से पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. क्या क्या कारण थे? पहला कारण था कि ये जो सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पे था और एरियाज पे ही हुआ था, और स्पेशली दो क्रॉप्स पे हुआ था, वीट और राइस के ऊपर में हुआ था ज़्यादा, और उसमें इतने सारे राज्य थे 28-29 राज्य, तो उसमें से सिर्फ 3-4 राज्य ही ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश. बाकी सारे स्टेट्स नेग्लेक्टेड रह गए. फिर पॉवर्टी का पार्शियल रिमूवल हुआ, पूरी तरह से नहीं हुआ. फिर नेग्लेक्टिंग लैंड रिफॉर्म्स को नेग्लेक्ट किया गया था. और फिर इनकम डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई, जो कुछ जो किसान काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ किसान गरीब रह गए, और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया. Industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture. It promotes modernization and overall prosperity. क्या ये बात सही है? हाँ. जो इंडस्ट्री में जो जॉब्स क्रिएट होते हैं ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, और क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन? IPR जो आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में आया था. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था? 1956 में आया था. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है किसी भी इकोनॉमी में. इन द 1956 रेजोल्यूशन लेट डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी. पहला, टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ को एक्सेलरेट करना. डेवलप द हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना. टू एक्सपैंड पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करना. टू रिड्यूस द डिस्पैरिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ के में डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करना. टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी. द 1956 resolution laid down the following objectives of industrial policy: to accelerate the growth of industrialization, to develop heavy industries, to expand public sector, to reduce disparities in income and wealth, and to prevent monopolies and concentration of wealth and income in the hands of a small number of individuals. What is small scale industries? A small scale industry is presently defined as one whose investment does not exceed 5 crores. 5 करोड़ से अगर ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे. 5 करोड़ से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे, या मीडियम भी बोल सकते हैं, लेकिन स्मॉल जो होता है 5 करोड़ के अंदर ही होता है. What are the characteristics of small scale industry or the role of small scale industries? ये लेबर इंटेंसिव होता है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, लेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है, सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का? लेबर इंटेंसिव, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, capital less capital intensive, export promotion, seed beds for large scale industries, and shows locational flexibility. What is the effect of policies on industrial development? Economic growth got a push
ड्यू टू इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा ना ग्रीन रिवोल्यूशन से, तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ पुश हुआ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ पुश हुआ तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से उनका ग्रोथ हुआ तो वो भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने के लिए मिला इंडियन इकोनॉमी में। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेड अ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। सो द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे ग्रोथ हुआ और सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ को अचीव करने के लिए, तो उससे हमें इक्विटी भी मिला, सोशल जस्टिस भी मिला। जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, SC ST OBC, तो इनको भी आपका जॉब्स मिले पब्लिक सेक्टर में, सब जगह जाकर के इनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत बढ़ा। व्हाट इज द रीजन फॉर फेलियर ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? तो देखो ग्रीन रिवोल्यूशन का भी सक्सेस हुआ था, फेलियर भी हुआ था, तो उसका भी कारण है क्या फेल हुआ था। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इनकरिंग ह्यूज लॉसेस कॉज अ ड्रेन ऑफ सेवरल स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो पब्लिक सेक्टर जो थे ना वो ह्यूज लॉसेस में इनकर करना शुरू कर दिए थे। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीटेड due to a very low level. Briefly, the growth process started showing signs of stagnation across all the sectors of economic industry in particular. तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स था वो भी डिप्लीट होना शुरू हो गया बहुत कम लेवल पे, और साथ ही साथ जो ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो एक स्टैग्नेशन लेवल पहुंच गया सारे सेक्टर्स में इकोनॉमिक इंडस्ट्री में। व्हाट इज परमिट लाइसेंस राज? द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज मेनी ए टाइम्स ग्रांटेड लाइसेंस टू बिग बिजनेस हाउसेस विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ देयर एप्लीकेशंस। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ थी ना वो क्या करती थी, बड़े बड़े बिजनेस हाउस से पैसा फेंक देता था, लाइसेंस मिल जाता था, उसका स्क्रूटनी भी नहीं करता था एप्लीकेशंस का, और लाइसेंस दे देता था, उसको बोलते थे परमिट लाइसेंस राज। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।